मॉर्निंग एवरीवन। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है देखिए सिलेबस का वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं, CAG। ये इसका हिंदी में आप लिखोगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये क्या होता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या रोल है, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ये आप सीरीज़ में देखोगे। पहले ये नोट कर लीजिए, अभी 2 मार्क के छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए पूछा जा सकता है कि करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये हैं अभी आपके जो कैग हैं CAG ऑफ इंडिया। एक पॉइंट ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक पद है। ठीक है, जिसका मेंशन देखिए आर्टिकल 148 के अंदर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 148 इज इक्वल टू CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सेकंड पॉइंट्स आपका बनता है। ये बड़ा इजी है, ये भी 2 मार्क में आ सकता है कि किस आर्टिकल में आपका पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दिए हुए हैं। सेकंड जो है द पर्सन अपॉइंटेड टू द ऑफिस, देखिए शुड टेक एन ऑथ। किसके द्वारा ये लगाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। ये भी आपके छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये पद कौन लगाता है, अपॉइंटेड बाय होम। प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन दिया हो सकता है, या स्पीकर दिया हो सकता है, गवर्नर दिया हो सकता है, प्रेसिडेंट अगर होगा तो प्रेसिडेंट सही होगा। ठीक है, ये इसको जो है शपथ दिलवाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं और इसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी स्वतंत्रता को देखते हुए कि इसके ऊपर कोई दबाव ना किया जाए, ऐसा इसके ऊपर कोई दबाव ना बनाया जाए, ये कहीं अपने इंटरेस्ट आगे लेके ना चलें, इसकी वजह से देखिए कैग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस। ये एक बार अगर आप कैग बन जाते हो तो आप कहीं फिर लायक नहीं बचते कहीं भी काम करने के। किसी भी सरकारी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में और कोई ऑफिस आपको में आप काम नहीं कर सकते। ये आपका लास्ट ऑफिस होगा। सही, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस इससे पता चलती है कि लास्ट ऑफिस है तो इसके बाद आप कहीं आपको रिटायर होना ही पड़ेगा। आपको कोई भी काम कहीं भी किसी भी प्रकार का आप प्राइवेट में पब्लिक में नहीं कर सकते, मतलब किसी का फेवर नहीं कर सकते। इसको सुनिश्चित करते हुए, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए आप कहीं भी फर्दर एलिजिबल नहीं होते काम करने के लिए अगर आप कैग बन जाते हो तो। ये इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है देखिए। ठीक है, ये इसकी वो देख लेते हैं कितने टाइम के लिए बनाया जाता है। 6 साल और 65 ईयर, जो सबसे पहले आ जाए। अगर आप 62 साल के कैग बने हो तो आप 63, 64, 65 जो है ये 3 साल ही काम कर पाओगे। अगर 50 के बने हो तो हो सकता है जब तक 6 साल आपके पूरे ना हो जाए जब तक आप काम करोगे, या तो 6 साल पहले हो जाएं या 65 साल पहले हो जाए। जो भी पहले आएगा उसी में आप जो है हट जाओगे, आपको ऑफिस से हटा दिया जाएगा। तो 6 साल की सर्विस होती है बेसिकली, 6 साल या 65 साल के आप हो जाओ। देखिए फंक्शंस देख लेते हैं इसके, क्या क्या ये करते हैं। महालेखा परीक्षक का मतलब है लेखांकन जो हुआ है उसकी परीक्षा करना। लेखांकन क्या है? अकाउंट्स। देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आपके देश में बने हैं, अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेसिकली कि कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर है ये एक प्रकार का, ऑडिटर का मतलब है लेखा परीक्षक है ये। जो लेखांकन हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है आपके पूरे देश में, पूरे राज्यों में, सारे जितने भी आपके राज्य हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जितनी भी आपकी काम कर रही हैं, उस सारी संस्था में जितने पैसे का लेन देन हुआ है उसकी परीक्षा ये करेगा। उसको सही हुआ है या गलत हुआ है, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं, उसकी जो सारे अकाउंट्स की कीपिंग, सारे अकाउंट्स की जो है इंस्पेक्शन, सारे अकाउंट्स की जो है सही गलत तरीके से बनाए गए हैं नहीं, प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं, उसके अंदर सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से पैसा खर्च हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैग की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये सिंपल से टर्म्स में आप इसको मैं समझाऊंगा तो ये है कि आपको आपके पेरेंट से कुछ पैसे मिलते हैं कि आपको जो है ये काम करना है, ये सामान लेके आना है आज घर का, ये लीजिए आप जो है 1000 रुपीज़।
सो बाद में आपसे आके पूछा जाता है कि 1,000 रुपये आपने कैसे खर्च किए, क्या आपने सही सामान लिया है, नहीं सामान महंगा तो नहीं ले लिया, सामान जो है करप्शन तो नहीं कर दिया आपने सामान खरीदने में, आके घर आके बता दिया कि लेके आए हैं लेकिन एक्चुअल में आपने अपने कुछ सुविधा अनुसार उसको खर्च कर दिया। सो वो जो वापस आने पर आपसे जो पूछताछ हो रही है उसके रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, आपसे पूछताछ हो रही है कि दिखाइए आप जो सामान लेके आए उसके रिसिप्ट्स दिखाइए, उसके वाउचर्स दिखाइए या उसकी ख़रीद फरोख्त की बिल दिखाइए। तो वो सब जो होता है वो कैग की जिम्मेदारी होती है, पूरे देश में ऐसे बिल मांगना, उनकी वेरीफाई करना, उनको सही गलत उनका आंकना, वो सही से पैसा खर्च हुआ है या नहीं खर्च हुआ है वो सब देखना। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कैग ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब जो लेखांकन हुआ, जो अकाउंट्स बने हैं पैसे से संबंधित, जो आय और व्यय का ब्यौरा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई करता है कैग आपका। ठीक है, सो देखिए फुल एक्सेस टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स। कैग को देखिए पूरा एक्सेस होता है किस चीज़ का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, एंड डॉक्यूमेंट्स। ये दो वर्ड आप लिख लीजिए, जो वित्तीय जो रिकॉर्ड हैं, वित्तीय डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को एक्सेस कर सकता है कैग, उन सभी तक पहुंच रखता है। ठीक है, कैन इंस्पेक्ट एनी ऑफिस, ये है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑफिस की जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसकी छानबीन कर सकते हैं। स्क्रूटिनाइज द ट्रांजैक्शंस का मतलब है ट्रांजैक्शन, लेन देन की जो है जांच कर सकते हैं। किसी भी विभाग के अंदर लेन देन हुई है, पैसे की आवाजाही हुई है, तो उस पैसे की आवाजाही, उस वित्त की आवाजाही की छानबीन कर सकते हैं। द की वर्ड इज़ हेयर, द की वर्ड इस पूरी स्लाइड का है स्क्रूटिनाइज द ट्रांजैक्शंस प्लस इंस्पेक्ट एनी ऑफिस। ठीक है, किसी भी दफ्तर को जो है छानबीन कर सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शंस की छानबीन कर सकते हैं। अगली जो देखिए एक फंक्शन होता है वो होता है रिपोर्ट। अगर कैग ने एक रिपोर्ट बना ली कि मैंने ये चीज़ जांची है, तो वो रिपोर्ट फाइनली कहाँ दी जाती हैं, वो स्टेट्स में गवर्नर्स को दी जाती हैं और सेंटर में प्रेसिडेंट को दी जाती हैं, राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो दो आदमियों को कैग रिपोर्ट करता है, वो कौन है, राष्ट्रपति और गवर्नर। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा सिंपल सा, कि कैग की रिपोर्ट किसको दी जाती हैं, राज्यों में जो है राज्यपाल एंड सेंटर में प्रेसिडेंट। आर्टिकल 151 ऐसा बोलता है। रोल ऑफ कैग क्या है, देखिए द की वर्ड इज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी। वित्तीय प्रशासन की जवाबदेहिता को ये तय करता है कि वित्तीय प्रशासन ठीक से चल रहा है। वो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी की जवाबदेहिता। कार्यकारिणी में कौन आ जाएंगे, आपके मंत्री परिषद के लोग आ जाएंगे, मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे, पार्लियामेंट के लोग आ जाएंगे, करंट गवर्नमेंट आ जाएगी। सो देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी इज़ द की वर्ड। आपको एक वर्ड लिखना है और पूरी स्लाइड खत्म हो जाएगी। वित्तीय प्रशासन की जवाबदेहिता को अगर कोई मांगता है तो वो है कैग। ठीक है, और वित्तीय प्रशासन को चलाने वाले कौन हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपके मंत्री परिषद हैं। एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारिणी में आते हैं, कार्यकारिणी की जवाबदेहिता, ये वर्ड आप लिख सकते हो। कार्यकारिणी की जवाबदेहिता को निर्धारित करता है वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा पूरी और उसको छोड़ दीजिए, जो भी बीच में लिखा हुआ है, द ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल टू एंड एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। बस ये जो पॉइंट मेन है, ये नुमाइंदा होता है आपकी किसका, पार्लियामेंट का। जो आपकी संसद है, संसद की बिहाफ पे काम करता है, संसद का नुमाइंदा होके ये छानबीन करता है, वो छानबीन करके रिपोर्ट बनाता है और गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को भेजता है। वो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट फिर से वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखते हैं, उसके ऊपर बहस होती है कि आपकी सरकार के अंदर इतनी अनियमितताएं पाई गई हैं या इतनी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, इतने लॉ ब्रेक हुए हैं, ऐसे पैसा वेस्ट हुआ है, खर्च हुआ है, ऐसे काम नहीं हुए, कागजों में काम करवा दिए गए, एक्चुअल में ऐसा काम नहीं हुआ। सो ये जांच पड़ताल करना, ये स्क्रूटनी करना, ये इन्वेस्टिगेशन करना कैग का काम है। देखिए कैग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है करप्शन को साबित करने के लिए, करप्शन को बाहर लाने के लिए, फाइनेंशियल करप्शन को, वित्तीय जो भ्रष्टाचार है वो अगर कोई हाईलाइट कर सकता है तो वो है कैग।
ठीक है, क्योंकि इसी के पास एक्सेस होता है सभी डॉक्यूमेंट्स का, सभी फाइल्स का, सभी ट्रांजैक्शंस का, सारी लेन देन का, आय और व्यय का सारा जो है ब्यौरा ये कैग के पास ही होता है। देखिए, कैग को सुनिश्चित क्या करना होता है, मनी शोन इन द अकाउंट्स हैज हैविंग बीन डिसबर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल, कि अकाउंट में जो पैसा दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए हजारों लाखों करोड़ों में पैसा जो है लेन देन होती है सरकारों में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में लाखों करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाता है। वो बजट कैसे लगा, वो पैसा कैसे बांटा गया, क्या वो लीगली अवेलेबल था? देखिए, पैसा लगा दिया गया है किसी चीज़ पे, एक रोड बनाने में या पुल बनाने में या रेलवे लाइन बनाने में, क्या वो सरकार ने सैंक्शन किया था? इज़ द मनी लीगली अवेलेबल? ये क्वेश्चन कैग देखता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ ये है कि जो पैसे की वैधता है, क्या वो पैसा वैध तरीके से अलॉट किया गया था, क्या वो पैसा लीगली अवेलेबल था। सिंपल एक पॉइंट इसमें से निकल के आ रहा है, ये कैग सुनिश्चित करता है। ओके, अगली चीज़ देख लेते हैं इसकी, परफॉर्म प्रोप्राइटरी ऑडिट। देखिए, ये देखता है कि क्या पैसा जो है वो वेस्टफुलनेस, ये एक सिंगल वर्ड है जो इसको आपने याद रखना है, कि क्या पैसा समझदारी के साथ, मितव्ययता के साथ, विजडम के साथ, बुद्धिमानी के साथ लगाया गया है या नहीं, या उसे वेस्ट कर दिया गया है। हो सकता है 1000 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए हो एक रोड बनाने के लिए, एक रेलवे लाइन बनाने के लिए सरकार की तरफ से, और वो पैसे से जो है काम हुआ हो, ऐसा सस्ता काम हुआ हो, ऐसे टूटे फूटे रोड बने हों कि जहाँ हादसे हो रहे हों, बार बार उसे मेंटेन करवाया जा रहा है, तो वहाँ जाके कैग अपनी रिपोर्ट तय करेगा कि इतना पैसा अलॉट हुआ था लेकिन इतना इन्हें वेस्ट कर दिया, समझदारी से काम नहीं किया, मितव्ययता के साथ काम नहीं किया, मतलब इकोनॉमी ऑफ मनी नहीं देखी गई। इकोनॉमी ऑफ मनी का मतलब है मितव्ययता। आपको 100 रुपये मिलते हैं कुछ काम करने के लिए, आप वो काम होने से पहले ही जो है उसे अपने मज़े के लिए उड़ा दो, या आगे के लिए बचा के रख लो, या चोरी कर लो, लेकिन काम तो नहीं हुआ ना। सो ये सुनिश्चित करना कि काम जो है मितव्ययता के साथ हुआ है, एफिशिएंसी के साथ हुआ है, कार्यकुशलता के साथ हुआ है। सो ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी देखता है काम की, कि काम जो है वेस्टफुलनेस के साथ नहीं हुआ है, काम को, पैसे को वेस्ट तो नहीं किया गया है, व्यर्थ तो नहीं किया गया है। इस चीज़ का भी ये ऑडिट कैग करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, प्रोप्राइटी ऑडिट इसका नाम है। ठीक है, ऑडिट जनरल ओनली एंड नॉट दैट ऑफ कंट्रोलर, इन अदर वर्ड्स। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इशू ऑफ मनी जब दिया जाता है उसके ऊपर कैग का कोई कंट्रोल नहीं होता। पार्लियामेंट मनी सैंक्शन करती है। कैग का कंट्रोल कहाँ स्टार्ट होता है, जब मनी स्पेंट हो चुका होता है। देखिए, पोस्टमार्टम अप्रोच भी इसे बोलते हैं। जब मनी जो है लगा दिया गया है, जब मनी यूज़ हो चुका है, उसके बाद कैग आता है पिक्चर के अंदर, और वो ये सुनिश्चित करता है कि ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया, अलग किस तरीके से लगाया गया। सो इशू ऑफ मनी के देने तक कैग का कोई रोल नहीं होता, लेकिन मनी के लगते ही पोस्टमार्टम, जैसे एक भाई इंसान, जब आपको यू बेटर ऑल नो व्हाट इज़ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम अप्रोच का मतलब है बाद में देखा जाता है कि वो कैसे मरा, क्या हुआ। ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन करता है एक तरीके से ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज द पोस्टमार्टम ऑफ द मनी स्पेंट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं क्या क्या ऑडिट करते हैं। ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी जो रसीदें हैं, आय व्यय का ब्यौरा है, जितनी भी आपकी जो हैं रिसिप्ट्स बोलते हैं, जो पैसा आपने वापस आया है, जो आपके पास जो आपको टैक्स के तौर पे मिला है, और जो प्राप्तियां आपको हुई हैं, रिसिप्ट्स का मतलब है प्राप्तियां, जो पैसा आया है मतलब आय, इनकम, आमदनी हुई है, और जो पैसा लगा है व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो उस जो भी ये सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड मतलब संचित निधि कोष है, होता है इंडिया का। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब है संचित निधि कोष। ये भारत में जितने भी आप टैक्स भरते हो, आपके जितने भी लोगों का पैसा सरकार के अंदर जाता है, वो इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और इसी के अंदर पैसे इकट्ठे हुए पैसे से बजट बनता है। वही पैसा फिर आपके ऊपर वापस लगा दिया जाता है।
सो सरकारें पैसा इकट्ठा करती हैं टैक्सेस लगा के रेवेन्यू सिस्टम के तहत, और वही पैसा जो है फिर जो है आपको सेंक्शन कर दिया जाता है। तो उसी पैसे को ऑडिट करने का, देखिए वो संचित निधि कोष ऐसे ही सेंटर का होता है, संचित निधि कोष जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है और यूनियन टेरिटरीज भी होता है। सो तीनों को देखिए, यूटी, स्टेट और इंडिया के आय और व्यय के ब्यौरे को ये जो है ऑडिट कर सकता है, लेखा परीक्षक कर सकता है इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट इसमें बनते हैं कि ये ऑडिट किसका करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, फिर किसका करता है संचित निधि और राज्य का, और फिर किसका किसका करता है संचित निधि यूनियन टेरिटरीज का, यूटी का। सो 3 प्रकार के इसके ये काम है। अगला देख लेते हैं, ऑल स्टोर्स एंड स्टॉक ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिस एंड डिपार्टमेंट्स। जितने भी स्टोर्स एंड स्टॉक है, स्टॉक्स के अंदर पैसा है, स्टोर्स के अंदर पैसा है गवर्नमेंट ऑफिस के या गवर्नमेंट विभागों के, गवर्नमेंट दफ्तरों के, सभी का ये ऑडिट करता है, लेखा परीक्षक करता है। अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज जितनी हैं, देखिए कंपनी अलग हैं, विभाग अलग हैं, ये वर्ड का खेल है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफिस एक अलग पॉइंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक अलग पॉइंट है, गवर्नमेंट कंपनीज अलग पॉइंट है। वो गवर्नमेंट कंपनीज जो 1956 एक्ट के तहत बनाई गई थी, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, जो केंद्र सरकार की निगम हैं, केंद्रीय शासित सरकार की निगम जो हैं, देखिए निगम, कंपनी और विभाग, 3 चीज़ों, ये तीनों चीज़ें आ गई, यही ये कैग के अंडर आती हैं। इनके अलग अलग पॉइंट बनाओगे आप कि सरकारी कंपनियां, सरकारी निगम और सरकारी विभाग, ठीक है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, ये जो हम कॉलेज के थ्रू चला रहे हैं, ये सरकारी विभाग है, ये कोई कंपनी नहीं है, ना ये कोई निगम है, ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, सरकारी विभाग है। सो ये किस किस को ऑडिट करता है, किस किस की लेखा परीक्षण कर सकता है, किस किस को वेरीफाई, चेक और इंस्पेक्शन कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अकाउंट्स ऑफ ऑल अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज ऑफ स्टैंड। कोई भी, देखिए कोई भी अथॉरिटी है या कोई भी बॉडी है जिसको फंड मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, किस में से, संचित निधि कोष में से, भारत के संचित निधि कोष में से किसी को भी पैसा मिला हुआ है, उसको ये चेक कर सकता है। कैग की ये पावर होती है कि भाई अगर सरकारी पैसा कहीं भी लगा हुआ है, उसको ये वेरीफाई कर सकता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, उसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, उसका रिकॉर्ड मांग सकता है, उसकी छानबीन कर सकता है, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पैसे लगाई गई है, कि बहुत पैसे लगे हों ऐसी चीज़ में, जिसने गवर्नर और प्रेसिडेंट बोल दे कि भाई आप इसकी मेरे को रिपोर्ट, इसकी छानबीन करके दो, तो वो भी उसका कार्रवाई, वो भी उसकी पावर में आता है। तो एक अलग से पॉइंट बन जाएगा कि गवर्नर प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर कैग से कोई भी काम करवाया जा सकता है, कैग से कोई भी रिपोर्ट या कोई भी छानबीन, इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। ओके, ऑडिटिंग द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईच स्टेट टू इंश्योर दैट रूल्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए अब ये आगे बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ये करता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के भी ये करता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के करेगा, साथ के साथ राज्य सरकारों के आय और जो प्राप्तियां और जो व्यय है उसकी भी ये लेखा परीक्षक ये करेगा। सो 2 अलग अलग पॉइंट हैं। यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके करेगा, प्लस किसके करेगा, राज्य सरकारों के भी लेखा परीक्षण करेगा। किसका, आय और व्यय का, प्राप्ति और व्यय, मतलब जो प्राप्तियां हुई हैं, जो आमदनी हुई है सरकार की, जो इनकम हुई है सरकार की उसकी, और जो एक्सपेंडिचर का मतलब है जो व्यय, जो खर्च हमने किया है। सो प्राप्तियां और खर्चे की ये ऑडिटिंग करेगा, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट्स की। ये एक पॉइंट है। ऑडिटिंग द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर ड्रॉन, ये हम पढ़ चुके। ऑडिटिंग ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये आकस्मिक निधि कोष होता है। आकस्मिक निधि कोष का मतलब है ये बहुत ही जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई या सूखा हो गया, तो इसमें से जो है तुरंत पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। कोई आकस्मिक का मतलब है इमरजेंसी की सेवाओं के लिए दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कहीं बाढ़ आ जाती है और जो है आपके प्रधानमंत्री जो है वो बोल देते हैं कि मैं इतने लाख करोड़ का जो है पैकेज देता हूँ
ये बेसिकली कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके अंडर, प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, तो वो अलॉट कर सकते हैं इसमें से पैसा। सो इसमें से दिया हुआ धन भी, आकस्मिक निधि कोष में से दिया हुआ धन भी, खर्चा हुआ भी जो है वो कैग के अंडर आता है। कैग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि वो धन कैसे लगाया गया, कैसे किया गया, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई, ठीक है। ऑडिट ऑफ ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, देखिए बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के कर सकता है। ये हम ये छोटा सा पॉइंट है, ये देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स रूल्स, ये हम देख चुके। अगले पे आ जाते हैं। ऑडिटिंग द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग ऑल बॉडीज सेंट्रल स्टेट, ये फिर से आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा। सेंट्रल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं कि कर्जे के रिलेटेड गवर्नमेंट, सरकारी स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेप्ट है, सिंकिंग फंड्स हैं, डिपॉजिट्स है, एडवांसेस हैं, सस्पेंस अकाउंट्स हैं, रेमिटेंस बिजनेस हैं, इन सब की भी जो है वो छानबीन कर सकता है। ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे लोकल बॉडीज़ हैं आपकी, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको भी ऑडिट कर सकता है कैग, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करें कि भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर कहीं लगी हुई है सरकार की, कि आप इसकी भी छानबीन करके हमें रिपोर्ट बना के दें। देखिए बहुत सारे जो स्कैम हुए हैं आपके देश में, 2G स्कैम हुआ था, कोलगेट वाला स्कैम हुआ था, अभी राफेल जो लड़ाकू विमान का स्कैम हुआ था, और पीछे बोफोर्स तोप का स्कैम हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, और ये सारे स्कैम हाईलाइट किए थे आपके कैग ने ही। देखिए इसमें पीछे 2G स्कैम था जो वोडाफोन के लाइसेंस से रिलेटेड था, और कोयला से संबंधित था कि जो है भारी मात्रा में जो कोल इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी कोयले को बेचने संबंधी, वो भी जो है कैग ने हाईलाइट की थी। आपके कैग ने देखिए ऐसे ऐसे स्कैम हाईलाइट किए हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर के हैं, जिनको जैसे 2-2, 4-4 स्टेट के बजट बनते हैं इतने पूरे साल के, ऐसे ऐसे घोटाले सामने लेके आए अगर कोई हैं तो वो आपके कैग हैं। देखिए इसीलिए इनका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इनका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, इनका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रेस्क्रिप्शन, ये प्रेसिडेंट का सलाहकार भी होता है, ये भी एक पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो। ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को देता है, वो ये रिपोर्ट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, सदनों में रखते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर वो सबमिट करवा देते हैं। कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने जो स्टेट असेंबलीज़ के अंदर वो सबमिट करवा देते हैं। सो ये है कि ये छानबीन करता है, और किसके बिहाफ पे? पार्लियामेंट के बिहाफ पे छानबीन करके अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को दे देता है। इन टर्न वो दोनों ये रिपोर्ट जो है सदन के दोनों सदनों में जो है रख देते हैं, पेश कर देते हैं, उसके ऊपर फिर बहस होती है, उसके ऊपर फिर कमेटी बैठती हैं, ठीक है। ओके, देखिए इसकी रिपोर्ट में क्या सब होता है? इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएँ होती हैं, घाटे होते हैं, धांधलियाँ होती हैं, फ्रॉड होती हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है कि इसे खामखा खर्चा कर दिया, वेस्ट कर दिया, और कमेंट्स होते हैं, बजट कंट्रोल, एक्सपेंडिचर को बचाने की पैसा कैसे सरकारें बचा सकती हैं, कैसे वेस्ट होने से बचा सकती हैं, कैसे फ्रॉड होने से बचा सकती हैं, क्या क्या नुकसान हमें हुए, क्या क्या मैंने जो है अनियमितताएँ पाई, हमने रेगुलेटरीज़ पाई। सो ये सारी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि कैग एक्चुअल में क्या करता है, पैसे कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था बड़ा। टू बिगिन विद, ऑडिट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ इंस्पेक्शन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, ये वर्ड आप याद रखिए, ठीक है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स जो है देता है वो, बिफोर दे आर प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट आर पुट थ्रू रिगरस क्वालिटी एश्योरेंस, प्रेसिडेंट से देने से पहले रिगरस क्वालिटी एश्योरेंस, बस ये बात ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट को दी जाती है। ओके, आफ्टर दे आर सबमिटेड, लेजिस्लेचर इन टर्न्स हैंड ओवर
जब ये सदन में रख दी जाती है, पार्लियामेंट में रख दी जाती है, संसद में रख दी जाती है, संसद उसके बाद इसको कमेटी को दे देता है। अपनी कमेटियाँ होती हैं पार्लियामेंट की, उसकी कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सार्वजनिक लेखा समिति, पैक बोलते हैं इसे, PAC। उस पैक को ये पार्लियामेंट की कमेटी होती है। पार्लियामेंट के कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, जो इकोनॉमिकल नॉलेज रखते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए होते हैं थोड़ा बहुत, वो सारे इसकी रिपोर्ट्स को जांच करते हैं कि भाई कैग ने एक्चुअली क्या कहा क्या नहीं कहा। सो कैग ने रिपोर्ट बना ली, उसके अंदर उसने अनियमितताएं ढूंढ ली, वेस्ट फ्रॉड स्कैम्स ढूंढ लिए, वो प्रेसिडेंट को दे दिए, प्रेसिडेंट ने संसद को दे दिए, संसद ने पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी अब अपनी रिपोर्ट देगी और उसके ऊपर सरकारें गिराई भी जा सकती हैं कि आपने भाई इतना पैसा कहाँ लेके गए, क्या काम किया, ये दिखाइए। ये कैग तो ये बोल रहा है ये तो एक्चुअल में काम हुआ ही नहीं, आप इतना पैसा ले गए, आप वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर जो है महीनों महीनों पे आपके बहस चलती हैं टीवी के ऊपर और सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ओके, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरिंग। देखिए कैग थोड़ा सा ये भी चेक करता है कि जो पैसा लगाया जा रहा है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन किया गया है या नहीं। भाई उसको पैसे को सैंक्शन करने वाला जो है, जो अधिकारी है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, मतलब उसका अधिकार क्षेत्र बनता है या नहीं पैसा देने के लिए, ठीक है। तो एक बात हमने देखी थी क्या कि ये देखता है कि क्या वो पैसा दिया जा रहा है, क्या वो लीगली अवेलेबल है या नहीं, भाई वो बजट का हिस्सा था या नहीं, वही किसी ने उस पैसे को पास किया है या नहीं। फिर ये भी देखता है कि क्या पास करने वाला अधिकारी कॉम्पिटेंट का मतलब है क्या उसका जो है कार्य क्षेत्र बनता है या नहीं, ये ठीक है। सो ये दो चीज़ें कैग जो है हमेशा देखता है कि भाई फिर ये देखता है कि फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो पैसा सैंक्शन हो, वो पैसा लगाया जाए, वो पैसा वेस्ट ना हो, सारी नियमताएं पूरी कर रखी हैं पैसे को सैंक्शन के लिए, पैसे की यूसेज के लिए। और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक कार्य जो ये सब करवाने के लिए एक पीछे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना सुनिश्चित करता है कैग कि भाई ये सारा काम जो हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर का काम हो रहा है, ये किसी जायज़ आदमी के तहत किया जा रहा है, ये कैग सुनिश्चित करता है, ठीक है। सो देखिए नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की हिंदी में एक छोटी सी वो है, स्वतंत्र प्राधिकरण का इसका वो है, लेखा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है। देखिए संरक्षक वर्ड ये इम्पोर्टेंट है, प्रमुख संरक्षक, ठीक है। ये केयर टेकर होता है मनी का, ये सिक्योरिटी गार्ड होता है, इंग्लिश में इसे वॉच डॉग भी बोलते हैं, वॉच डॉग ऑफ इंडियन मनी। हु इज़ द हाईएस्ट वॉच डॉग ऑफ इंडियन मनी, इंडियन इकोनॉमी, वो है कैग, ठीक है, प्रमुख संरक्षक। ये इसकी कुछ हिंदी की स्लाइड्स हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए 6 साल और 65 साल, इसको हटाया जाना बहुत मुश्किल होता है। इसको हटाया जाने का तरीका होता है इम्पीचमेंट, महालेखा अभियोग चलाया जा सकता है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता है वैसे ही कैग को हटाया जा सकता है। सो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत मुश्किल होता है, दोनों सदनों में वोटिंग होती है और उसका एक प्रोसेस होता है जिसे महालेखा अभियोग बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, बहुत ही टफ होता है उसको वो पास करवाना। सो कैग अगर आप बन जाते हो तो नियरली इम्पॉसिबल है आपको हटाया जाना। क्यों, किस वजह से, ये देखते हुए, आपकी स्वतंत्रता को देखते हुए, ताकि आप किसी के दबाव में काम ना करें, आप इंडिपेंडेंट होकर काम करें, आप किसी के कहने में ना आएँ। क्योंकि देखिए एक आदमी के ऊपर डिपेंड होता है लाखों करोड़ों जो है लाखों करोड़ों के बजट का जो सारा जो भार होता है, वो पैसा जो होता है आपकी मेहनत, आपके टैक्स कलेक्शन से किया हुआ आम आदमी का पैसा जो है वो सुनिश्चित रूप से ठीक रूप से लगे या पूरे देश में उससे अच्छे डेवलपमेंटल वर्क्स हों, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हों, ये सुनिश्चित करना एक इनडायरेक्टली कैग की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ इट।